छात्रों, आइए अब हम प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां जो निबंध है उसके अगले अंश में हम जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने यह जाना कि किस तरह से आदि मानव बहुत जल्दी रसायनज्ञ बन गया, मतलब एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट बन गया। और लास्ट में लेखक ने कहा कि एक से एक नई नई दवाइयाँ तो निकलती जा रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उससे भी और डेवलप्ड और उच्च कोटि की बीमारी भी निकलती जा रही हैं। आगे लेखक लिखता है, प्राचीन भारत के मनुष्यों ने पहले तो भूखंड की समस्त प्राप्त वनस्पतियों की उपयोगिता का पता लगाया। कुछ काल के अनंतर उन्होंने जड़ जगत में से प्राप्त समस्त खनिजों का भी अनुसरण किया। इसका प्रयोग वाहनों, आभरणों, अस्त्र शस्त्रों, गृहस्थी के पात्रों के निर्माण में किया जाता था। यजुर्वेद में खनिज पदार्थों की सबसे पुरानी सूची प्राप्त होती है। तो वनस्पतियों के उपयोगिता के बाद इंसान ने अब जड़ जगत में, जड़ जगत कहने से जो जड़ है जिसमें जीवन नहीं है, खनिज पदार्थ, पत्थर आदि के विषय में अनुशीलन किया। इनका प्रयोग किसमें होता था? पहले वाहनों में, आभरणों में, आभरण कहने से गहने, अस्त्र शस्त्रों में, गृहस्थी के पात्रों में निर्माण किया जाता था। तो यजुर्वेद वेद का ही एक अंश है, उसमें खनिज पदार्थों की सबसे पुरानी लंबी सूची है जो भारत के मनीषियों द्वारा लिखा गया है। तो यह भी भारत का एक बड़ा आविष्कार था। यहाँ पर जितने सारे प्रसंग आ रहे हैं यह सब भारत के मनीषियों या ऋषिमुनियों के कमाल ही हैं। इसी को लेखक एक सूची के रूप में हमें एक एक करके बताते चल रहा है। आगे कहता है, प्राचीन भारत के आर्य कर्मठ थे, मतलब खूब कमाते थे। उन्हें चमत्कारों में आस्था नहीं थी। वे प्रकृति के अक्षुण्ण नियमों में विश्वास रखते थे। उन्हें विश्वास था कि यदि प्रकृति के नियमों को समझ लिया जाए तो उनका उपयोग करके सभी वैभव प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रकृति में जो सोना मिलता है वह भी तो अनादिकाल से वर्तमान न रहा होगा, किसी न किसी का रूपांतर ही होकर ही बना होगा। अतः वे सोने बनाने की चिंता में निमग्न हो गए। यह भी भारत में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था। क्या? सोना कैसे बनाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग विश्वास करते थे कि सोना कोई ऊपर से टपका हुआ चीज़ नहीं है, तो वह भी किसी चीज़ का रूपांतर ही है। तो किस तरह से रूपांतर हुआ, कैसे उसको बनाया जाए, इसके बारे में अब चिंता में लग गए। सोना बनाने की जिज्ञासा न केवल भारतीय विचारकों को थी, संसार के सभी देशों के रसायनज्ञ इसके बनने की संभावना है ऐसा विश्वास रखते थे, जब तक कि रॉबर्ट बॉयल ने आधुनिक ढंग के तत्वों की परिभाषा न दे दी। मतलब यह है कि रॉबर्ट बॉयल ने ये जो सभी का विश्वास था कि सोना बनाया जा सकता है, इस विश्वास को भंग कर दी। तभी नागार्जुन जब भारत में पारे को लाए तो पारे की विलक्षणताएं को देखकर नई आशाएं जागृत हुईं। जैसे क्या? पारे की सहायता से तुच्छ धातुओं से सोने के समान बहुमूल्य धातुएं तैयार की जा सकेंगी। दूसरा, पारे की सहायता से ऐसी औषधि तैयार की जा सकेगी जिससे जरा और मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सके। और तीसरा, पारे की सहायता से कुछ ऐसे यंत्र संचालित किए जा सकेंगे जिनके आकाश में विचरण संभव हो। तो यहाँ पर नागार्जुन का नाम आया है। नागार्जुन
भारतीय रसायन शास्त्र के प्रवर्तक थे, जो नालंदा को दुर्भिक्ष से बचाने के लिए किसी तपस्वी से रसायन विद्या सीखी थी और सामान्य धातु से सोना बनाना उनको आता था। और उनके सबसे विलक्षण जो आविष्कार था वह था पारा। पारे का प्रयोग उनकी महत्वपूर्ण देन है, ऐसे कहा जाता है। तो उन्होंने पारे को लेकर के आया तो उससे नई आशा क्या क्या जागृत हुई। एक तो जो सामान्य धातु है उस धातुओं से सोने के समान बहुमूल्य धातु बनाई जा सकती है। दूसरा, उसकी सहायता से ऐसी दवाई बनाई जा सकती है जिसको खाकर न हम बूढ़े होंगे न मरेंगे। और तीसरा, पारे की सहायता से कुछ ऐसे मशीन बन सकते हैं जिनकी सहायता से हम आकाश में उड़ सकते हैं। इस पारे के लिए चरक संहिता में रस शब्द का प्रयोग 2 स्थलों पर किया गया है। इसे रसोत्तम भी कहा गया है। असल में चरक संहिता एक ग्रंथ का नाम है जिसको लिखा है चरक ने। चरक वैद्य विद्या के एक प्रसिद्ध आचार्य हैं। उनके वैदक के सर्वमान्य ग्रंथ का नाम है चरक संहिता। तो उस संहिता में भी पारे के लिए रस शब्द का नाम आया है और उसे रसोत्तम कहा गया है। मनुष्य को आकाश में उड़ने का सामर्थ्य पारे के योग से तो नहीं, लेकिन यंत्र कला के तत्वों का विकास करके प्राप्त हो चुका है। आज इंसान आकाश में उड़ सकता है। कुछ नए तत्वों का निर्माण भी इस युग में संभव हो गया है, परंतु जरा मृत्यु, बूढ़ा होना और मौत पूर्ववत पहले जैसे थे वैसे ही मानव जाति के समक्ष अभिशाप के रूप में विद्यमान है। हम इन्हें अभिशाप क्यों कहें? संभवतः ये वरदान ही है, क्योंकि जरा और मृत्यु से हीन समाज में नई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी जो अंततोगत्वा महान अभिशाप ही सिद्ध होगी। लेखक कहता है कि हम उड़ने को आकाश में भी उड़ने में समर्थ हैं आज, लेकिन जो बुढ़ापा और मौत, ये जो 2 बीमारी है इसका इलाज आज तक नहीं हो पाया। ये पहले जैसे थे आज भी वैसे ही एक अभिशाप के रूप में हैं। लेकिन लेखक एक और बात यहाँ कहता है कि अभिशाप ये नहीं है, असल में ये वरदान भी है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अगर इंसान बूढ़ा नहीं होगा, नहीं मरेगा, तो कितने सारी समस्याएं भी यहाँ होने वाली हैं। जैसे कि यहाँ तो ऐसे ही जनसंख्या बढ़ रही है, अगर कोई मरेंगे नहीं तो सोचिए क्या हाल होगा। और बूढ़े नहीं होंगे, हर दिन जवान रहेंगे तो भी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। तो इसलिए ये जो बूढ़ा होना और मरना यह भी वरदान ही है, ऐसा लेखक कहता है। और अगर नहीं मरेंगे, बूढ़ा नहीं होंगे, तो लास्ट में ऐसी समस्या हो जाएगी कि वह भी एक अभिशाप जैसे सिद्ध हो जाएगी। अंततोगत्वा इसका मतलब है अंत में। शरीरपात मतलब मृत्यु के बाद के अनंतर मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने की कामना तो अति तुच्छ है। वास्तविक कामना तो उस मुक्ति की करनी चाहिए जो शरीर के रहते हुए प्राप्त हो जाए और जिसमें जरा मृत्यु का भय भी न हो। रसायन और आयुर्वेद का विकास इसी कामना को रखकर किया गया है। तो मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति कहने से ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, ऐसे लोग विश्वास करते हैं, तो इस चक्कर से दूर हट जाना और जन्म मृत्यु के चक्कर में न फंसना, यह मोक्ष कहलाता है।
तो मर जाने के बाद मोक्ष प्राप्ति करना तो एक सामान्य और तुच्छ कामना है। मतलब इसको लेखक बहुत ही हीन और तुच्छ इच्छा मानता है। लेखक कहता है कि वास्तविक कामना तो यह करनी चाहिए कि शरीर के रहते हुए जो प्राप्त हो जाए और बूढ़े होने का और मरने का डर भी न रहे, ऐसी एक कामना हमें करनी चाहिए। और रसायन और आयुर्वेद का विकास इसी कामना को लेकर किया गया है। आगे लेखक कहता है, भारतवर्ष के प्राचीन मनीषी सिद्धांतों के ऊहापोह में अपनी सूक्ष्मताओं के लिए प्रसिद्ध रहे, पर व्यवहारिक दृष्टिकोण उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। लगभग 2000 ईस्वी तक का इतिहास इसका साक्षी है। ज्ञान के क्षेत्र में इन मनुष्यों ने पड़ोसी देशों का सहयोग उदारता से स्वीकार किया। धातु कर्म, वस्त्र, कृषि कला और शिल्प सब में स्पेन, मिस्र, यूनान, अरब, भारत और चीन ने समान रूप से विकास किया। भारत का व्यापार इन सभी देशों में था। विद्वान विचारकों ने ज्ञान के क्षेत्र में संकीर्णता कभी प्रदर्शित नहीं की। लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि भारत के जो प्राचीन विद्वान लोग थे वे सिद्धांतों के ऊहापोह में, ऊहापोह कहने से सोच विचार में अपनी सूक्ष्मताओं के लिए प्रसिद्ध रहे। मतलब ऐसी ऐसी सोच, नई नई सोच सामने लाते थे जिससे वे पूरे संसार में प्रसिद्ध रहे। पर प्रैक्टिकल नज़रिया, व्यवहारिक दृष्टिकोण उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और इसका साक्षी है लगभग 2000 ईस्वी तक का इतिहास। क्योंकि इन दिनों भारतीय मनीषियों ने, भारतीय विद्वानों ने जो कुछ नई नई खोज की, उन सब खोज के पीछे उनकी सूक्ष्मताओं को देखा जा सकता है और उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और भारत का जिन देशों से व्यापार संबंध था उन सभी देशों में भारत ने जो जो नई नई खोज की उन सभी खोजों को वहाँ भी पहुँचाया। वे देश थे स्पेन, मिस्र, यूनान, अरब, चीन, ये सारे देशों में भी समान रूप से विकास किया। जो कृषि कला, जो वस्त्र कला, धातु कर्म भारत में सबसे पहली बार देखने को मिला था, वे सारे कर्म, वे सारे आविष्कार या वे सारे उपलब्धियां इन सारे देशों में भी एक साथ समान रूप से विकास किया। और क्योंकि यहाँ के विद्वान, यहाँ के विचारक, यहाँ के जो मनीषी थे, ज्ञान के क्षेत्र में संकीर्णता का प्रदर्शन नहीं किया। इसका मतलब यह है कि यह जो ज्ञान हमने, ये जो आविष्कार हमने नए नए किए हैं, नए नए पाए हैं, ये सब सिर्फ हमारे लिए है और किसी दूसरे देश को नहीं देंगे, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सारे देश, उन सारे साथियों जिनके साथ उनके व्यापारिक संबंध थे, उन सबको भी उन्होंने दिल खोल कर दिया और इस देश का नाम ऊंचा किया। तो यह रहा प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों और मनीषियों के ज्ञान का लेखा जोखा, जिसे लेखक ने प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां के नाम से निबंध का नाम दिया है। आप लोग एक बात जानते होंगे कि रामायण, महाभारत जो लिखे गए थे भारत में, वह कितने 100 साल पुरानी हैं, हजारों साल पहले हैं। उस समय भी रामायण में जो पुष्पक विमान की बात कही गई थी और महाभारत में ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्रों की बात लिखी गई है जिसका विकास आज हम लोग देखते हैं। उसके कई 100 साल बाद हवाई जहाज़ बनाए गए, रामायण के कई 100 साल बाद हवाई जहाज़ बनाए गए और
महाभारत लिखने के कई सौ साल बाद, कई हजार साल बाद आज जो मिसाइल या नए नए अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं, उन सब की कल्पना शायद इस देश में बहुत पहले से, हजारों साल पहले से कर ली गई थी। यह है भारत की प्राचीन मनीषियों, विद्वानों का अचीवमेंट्स, या आप लोग कह लें उनकी उपलब्धियाँ। तो इसी को लेखक यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। आप लोग इस वीडियो को बार बार रोकें और समझने का प्रयास करें। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखकर इस पाठ से आने वाले सभी सवालों का जवाब आप लोग दे पाएंगे और कर पाएंगे। धन्यवाद।